आज का टॉपिक है डिबेंचर इश्यूड अदर देन कैश। कैश के अलावा अगर आपने डिबेंचर्स को इशू किया होगा तो क्या आपकी अकाउंटिंग होगी, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली तीन सिचुएशंस बनती है जिसमें आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो अदर देन कैश। डिबेंचर को इशू कर सकते हो अदर देन कैश। नंबर वन सिचुएशन है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज की है। नंबर वन, अगर आपने कोई एसेट परचेज की है तब आप क्या करोगे। इसके साथ साथ में एक पॉइंट और आ जाता है कि अगर आपने किसी का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया, किसी का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया आपने, तब क्या पोजीशन बनेगी अगर उसको डिबेंचर्स दिए जाएं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के प्रमोटर्स या फिर जो आपके अंडरराइटर्स हैं, अगर उनको आप क्या देते हो, डिबेंचर्स देते हो, प्रमोटर्स को या अंडरराइटर्स को आप डिबेंचर्स देते हो, तो ये चार पॉइंट ऐसे बन रहे हैं जहां पे आपका डिबेंचर जा रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा। कैश की जगह पे कोई दूसरी चीज आ रही है, कैश की जगह पे कोई दूसरी चीज आ रही है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब अगर आपने एसेट परचेज की होगी, आपने एसेट परचेज की होगी, नंबर वन, आपने एसेट परचेज की तो आपकी एंट्री क्या बनती है। अगर आपने एसेट परचेज की है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी। सिंपल एंट्री है, क्या आया आपके पास में, आपके पास में आई एसेट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दोगे। और जिस भी पर्सन ने आपको एसेट दी है, जो सेलर है उसका नाम लिखना है। अब इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं देखे रखा सेलर का नाम, तो आप यहाँ पे वेंडर वर्ड यूज कर सकते हो, वेंडर्स अकाउंट। ठीक। तो ये सिचुएशन में जब अगर मतलब नॉर्मल केस देखें, अब अगर अपने वेंडर को पेमेंट करें, अगर वेंडर को पेमेंट करें, वेंडर को अगर पेमेंट दिया जाए, अगर अपन डिबेंचर इशू नहीं करते, उसकी जगह पे अपने क्या देते, उसको कैश में पेमेंट करते या बैंक के थ्रू पेमेंट करते, तो एंट्री क्या बनती, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। रिसीवर को क्या करते, डेबिट करते, और वोट गोज आउट, क्या गया, कैश गया, तो उसको क्रेडिट करते। अब आप कैश की जगह पे क्या दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ कैश आप दे रहे हो डिबेंचर, आप दे रहे हो डिबेंचर। तो आपकी जनरल एंट्री सेम रहेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वो तो सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि रिसीवर को डेबिट करोगे। और जितने परसेंट, यानी कि 10%, 12%, जितना भी आपने डिबेंचर दिया है, वो डिबेंचर का अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। अब डिबेंचर, जैसे आपने ऊपर में पढ़ा था कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड थ्री टाइप्स। तीन तरीके से आप डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी, अगर डिस्काउंट होता है या प्रीमियम होता है तो आपको उसका एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट होगा तो उसको डेबिट करेंगे, प्रीमियम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन सर पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ डिबेंचर की, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे, अमाउंट पेएबल, कितने रुपए देने हैं, अपॉन इशू प्राइस। सर इशू प्राइस मतलब पार के केस में 100 रुपए, प्रीमियम के केस में 110,
और डिस्काउंट के केस में 90 रुपीज। ठीक है, अगर डिस्काउंट बोला है तो इश्यू प्राइस 90 रुपीज से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स को दो चीजें करनी पड़ेगी। नंबर वन, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो आपको इस डिबेंचर में यहाँ पे इस जगह पे आपको कितना अमाउंट लिखना है वो पता चल जाएगा। और दूसरी चीज आती है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट के अमाउंट से, मल्टीप्लाई करते हो प्रीमियम या डिस्काउंट के अमाउंट से, तो उसका फिगर आपको पता चल जाएगा। इसी चीज को अपने क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर एग्जांपल्स के थ्रू सोल्व करें तो क्या पोजीशन बनेगी। से फॉर एग्जांपल, एक मशीन परचेज की है, 1,10,000 रुपए की, 1,10,000 रुपए की। आप उसको पेमेंट करने वाले हो और क्या करोगे पेमेंट में, इशू 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर आप इशू करोगे। दो सर्कमस्टेंसेस समझते हैं इसके, थर्ड वाला दूसरे एग्जाम्पल से बताऊंगा। ए 8 पार आपने इशू किया है और दूसरा 8 प्रीमियम आपने इशू किया है। 8 पार मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर है और 8 प्रीमियम मतलब 10% प्रीमियम यानी कि 110 रुपए पे। क्या पोजीशन आएगी? सबसे पहली एंट्री, एसेट परचेज की है तो क्या आया, एसेट आई, एसेट का नाम लिख दो, मशीन है तो मशीन लिख दो। क्या लिखा आपने, मशीनरी या मशीन अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, दैट इज वेंडर, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, एक्स वाई जेड, जो भी नाम दे के रखा हो। कितने रुपए की मशीन है, 1,10,000 रुपए की। कितने रुपए चुकाने हैं उसको, 1,10,000 चुकाने हैं। ये हुआ पॉइंट अपना ये। नंबर दो एंट्री आती है डिबेंचर इशू करने की यानी कि पेमेंट की। तो पेमेंट में सर्कमस्टेंसेस नंबर वन, अगर आप 8 पार इशू करते हो, 8 पार इशू करोगे तो वेंडर को डेबिट कर दो 1,10,000 और 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1,10,000। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किस चीज की, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की। कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल अमाउंट पेएबल कितना था, 1,10,000 रुपए, इशू प्राइस क्या थी 100 रुपीज, वैल्यू की, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे 1100। तो 1100 डिबेंचर्स उसको दे रहे हो, पार पे इशू किया है तो मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू, तो टोटल अमाउंट जो डिबेंचर के अकाउंट में लिखना है वो आ जाएगा 1,10,000 रुपए, वो आ जाएगा 1,10,000 रुपए जो अपन ने यहाँ पे लिखा है। नंबर दो, अगर आप प्रीमियम पे इशू करते, अगर आप प्रीमियम पे इशू करते तो क्या पोजीशन बनती, कैलकुलेशन करनी पड़ती नंबर ऑफ डिबेंचर्स की, वैल्यू आ जाती 1,10,000, इशू प्राइस क्या रहती 100 रुपीज का डिबेंचर, 10 रुपए प्रीमियम का, 110 रुपए पे आप इशू करते। तो 110 से डिवाइड करोगे तो 1000 डिबेंचर्स आपने दिए हैं। आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, वेंडर रिसीवर है तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए मांग रहा है, 1,10,000 रुपए मांग रहा है। क्या दे रहे हो, डिबेंचर्स दे रहे हैं 10% डिबेंचर अकाउंट। ये 1000 को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 1,00,000 रुपए जो आएंगे वो जाएंगे कहाँ पे, डिबेंचर के अकाउंट में, यहाँ पे 1,00,000 रुपीज। जो जो अपना प्रीमियम का अमाउंट है दैट इज मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये जो 10,000 रुपए आ रहे हैं, ये जो 10,000 रुपए आ रहे हैं वो अपने कहाँ चले जाएंगे, प्रीमियम के अमाउंट में, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 10,000।
ये हो गया अपना 1,10,000 रुपए। सपोज यही क्वेश्चन में ऐसा होता कि अगर आप एसेट की वैल्यू जो है, मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं ताकि राउंड ऑफ हो जाएगा। मशीन की जो वैल्यू है वो 1,10,000 रुपए है। आप उसको 20,000 रुपए कैश में पेमेंट करोगे। बाकी जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के लिए आप डिबेंचर इश्यू करोगे। डिबेंचर इश्यू करोगे डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कितना है? 10% का। फेस वैल्यू है डिस्काउंट, फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की 100 रुपीज। फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनती? फर्स्ट एंट्री तो अपनी एसेट परचेज करने की, वो तो नॉर्मल ही है। वेंडर फर्स्ट एंट्री अपनी बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब वेंडर कितने रुपए मांग रहा है? वेंडर तो अपने से पूरे रुपए मांगेगा। वेंडर मांग रहा है पूरे रुपए, तो वेंडर को देने कितने? 1,10,000। दैट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए देने हैं? 1,10,000 रुपए देने हैं। 1,10,000 उसको देने हैं। आप उस 1,10,000 में से कैश में पेमेंट कर रहे हो 20,000, बाकी अमाउंट बचा 90,000। 90,000 के लिए आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर इशू कर रहे हो। तो टोटल पेएबल कितना हो गया इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर? 90,000। इशू प्राइस क्या है? 100 रुपीज का डिबेंचर था, डिस्काउंट माइनस कर दू 10 रुपए का, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल्स टू 1,000 डिबेंचर्स आएंगे। तो सबसे पहले तो उसको दिया है क्या है? कैश या बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो टू बैंक आ जाएगा। कितने रुपए दे रहे हो? 20,000। 1,000 डिबेंचर्स में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। फेस वैल्यू है 100 रुपीज की, और अमाउंट आ जाएगा 1,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज की वैल्यू 1,00,000 रुपए। सर यहाँ पे टोटल आ रही है आपकी 1,20,000, यहाँ पे टोटल आ रही है 1,00,000। जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो किस चीज का है? वो है डिस्काउंट का। तो इस नंबर ऑफ डिबेंचर्स को डिस्काउंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 10,000 का डिस्काउंट आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000। डिस्काउंट अपने लिए नुकसान है, इसके लिए उसको डेबिट किया। ये थी अदर देन कैश के अंदर पोजीशन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हुआ एकदम? यस और नो? क्लियर हुआ ये वाला? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया, आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया है, तो क्या होगा? तो आपके पास में दो चीजें आई होगी। अगर किसी का बिजनेस परचेज किया होगा तो जनरली बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली तीन चीजें मिलती है अपने को: एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। आपने एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर किया होगा। एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर किया होगा। अगर एसेट आपके पास में आई तो एसेट को क्या करोगे? एसेट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। लायबिलिटी आपके पास में आई तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो एसेट आई तो उसको क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। और इंडिविजुअली अगर किसी का बिजनेस होता है तो उस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है: मशीन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी एसेट आपके पास में आ रही है उस एसेट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। इसको बहुत सही तरीके से देखना। एसेट अकाउंट को डेबिट किया। दूसरी चीज क्या आई आपके पास में? लाइबिलिटी आई। तो आप लाइबिलिटी को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो टू लाइबिलिटी अकाउंट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो नेट एसेट बोल सकते हैं इसको, नेट एसेट। अब इस नेट एसेट का कंपैरिजन किया जाएगा
किस चीज से, कि कितना आप पेमेंट कर रहे हो सामने वाले को, कितना आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं अपने, परचेज, परचेज कंसीडरेशन या परचेज प्राइस। नेट एसेट को आप कंपेयर करोगे परचेज कंसीडरेशन के साथ में, ठीक है। तो दो सिचुएशन आ सकती है या तीन आ सकती है, तीन आ सकती है। या तो आपका नेट एसेट जो है वो ज्यादा है, परचेज कंसीडरेशन कम है, या फिर नेट एसेट आपका और परचेज कंसीडरेशन दोनों बराबर है, या फिर नेट एसेट आपके कम है और परचेज कंसीडरेशन आपका ज्यादा है, ठीक है। एसेट को डेबिट करना है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है। अब सामने वाले को जितने रुपए चुकाने हैं, यानी कि जितना अमाउंट पेबल करना है उसको, उसको क्या बोलते हैं अपने, परचेज कंसिडरेशन। इतने में सौदा नक्की हुआ अपना, ठीक है। तो उसको अपने क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कौन है भाई, वेंडर है अपना, ठीक है। अब वेंडर लिख दो या फिर सेलर लिख दो, अगर नाम देके रखा है तो उसका नाम लिख सकते हैं। तो टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इस जगह पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी कौन सी, परचेज कंसिडरेशन की। कौन सी वैल्यू आएगी, परचेज कंसिडरेशन की। यहाँ पे जिस वैल्यू पे आपने एसेट लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है, यहाँ पे जिस वैल्यू पे आपने एसेट को टेक ओवर किया है वो वैल्यूज आएगी। एक सेकेंड रुकना। तो कहाँ पे थे कि नेट एसेट ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, या फिर नेट एसेट आपका बराबर है परचेज कंसिडरेशन के, या फिर नेट एसेट आपका कम है परचेज कंसिडरेशन से। नेट एसेट कैसे निकालते हैं, दैट इज जितनी एसेट आपके पास में आई और जितनी लाइबिलिटी आपके पास में, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको अपने नेट एसेट बोलेंगे। ये तीनों सिचुएशन क्या बनी, अपने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बिजनेस को परचेज किया और वहां से आपको एसेट मिल रही है, से फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज की, लाइबिलिटी मिल रही है 2 लाख रुपीज की। तो आपको अमाउंट एक्चुअली देना कितना चाहिए था सामने वाले को, 3 लाख रुपीज। यानी कि एसेट माइनस लाइबिलिटी करूं, दैट इज 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज की आपकी नेट एसेट आ रही है। आपने परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड किया, अब सामने वाले की गुडविल है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज लॉस में चल रहा था बिजनेस, सामने वाले को बंद करना है, सामने वाले को बिजनेस को बंद करना है। तो 3 लाख रुपए की चीज अपने को मिल रही है, लेकिन सामने वाले ने बोला परचेज कंसिडरेशन में नंबर 1 कि साहब हमको 2 लाख रुपए दे दो। हो सकता है कि बराबर सिचुएशन थी तो 3 लाख रुपए दे दिए, हो सकता है कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था तो 4 लाख रुपए दिए। तो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा कम या फिर बराबर हो सकता है नेट एसेट के। तो सर करना क्या है, तो यहाँ पे जब वेंडर लिख रहे हो, तो वेंडर लिखा तो 2 लाख रुपए से, अगर फर्स्ट सिचुएशन देखें तो 2 लाख रुपए से अपने को एंट्री करनी है वेंडर की। तो आपके क्रेडिट में 4 लाख रुपए आ रहे हैं और डेबिट में आ रहे हैं 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लाख रुपए की चीज के बदले आपने 2 लाख रुपए दिए। 3 लाख की नेट एसेट थी, नेट एसेट आपकी ज्यादा है, दैट इज 3 लाख रुपीज, परचेज कंसिडरेशन 2 लाख रुपए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो मतलब क्या हुआ कि आपको फायदा हो रहा है, पैसा कम दे रहे हो, पैसा कम दे रहे हो और चीज ज्यादा की ले रहे हो, तो उसमें अपने को फायदा हो रहा है। और फायदे को क्या करना है अपने को, क्रेडिट। और क्रेडिट में क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। क्या लिखना है, कैपिटल रिजर्व। किसका डिफरेंस, नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपीज।
ये तो थी अपनी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 2 में क्या बोला, 3 लाख रुपीस। तो अगर परचेज कंसिडरेशन की जगह पे, अगर परचेज कंसिडरेशन की जगह पे आप क्या लिख दोगे? सपोज ये पहले वाला केस है, अपने नई जनरल एंट्री बना लेते हैं इसकी। तो क्या होगा यहाँ पे, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से? 5 लाख से। लाइबिलिटी कितने की? 2 लाख की। वेंडर को कितने दे रहे हो? 3 लाख रुपीस। वेंडर को कितने दे रहे हो सेकंड सिचुएशन में? 3 लाख। तो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन नंबर नेक्स्ट, दैट इज थर्ड सिचुएशन में क्या होगा? थर्ड सिचुएशन में क्या होगा? एसेट कितने की आ रही है? 5 लाख की। लाइबिलिटी कितने की? 2 लाख की। वेंडर को कितने रुपए दे रहे हो? 4 लाख रुपीस। अब क्या हो रहा है कि 3 लाख रुपए की चीज के बदले आपने उसको 4 लाख रुपए दिए, यानी कि आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये जो नुकसान है ना, वो सामने वाले की गुडविल के लिए दिया होगा, यानी कि ये एक्वायर्ड गुडविल हो गई। तो आपको यहाँ पे गुडविल समझ के क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा 1 लाख रुपए से। तो यहाँ पे 6 लाख और 6 लाख बराबर हो गया। ये सिचुएशंस बनती है सारी जब आप एक बिजनेस को परचेज करते हो तब। अब बारी आती है कि वेंडर को जो पेमेंट किया जाएगा तब क्या होगा। तो ये जो ऊपर अपन ने देखा था कि वेंडर को एक पार दे सकते हैं, प्रीमियम दे सकते हैं और डिस्काउंट पे दे सकते हैं। तो ये ही सिचुएशंस आपकी उस टाइम पे भी रहेगी। अगर पार पे दे रहे हो तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल टोटल पेबल लिख दो। प्रीमियम पे दे रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का फिगर निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और डिस्काउंट पे दे रहे हो तो डिस्काउंट का भी फिगर अपने को निकालना पड़ेगा, उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप अपनी कंपनी के प्रमोटर्स को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, किस चीज का? डिबेंचर का। प्रमोटर्स कौन हुए? जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करते हैं। जिनके दिमाग में आइडिया आया है कंपनी स्टार्ट करने का, जिनके दिमाग में आइडिया आया है कंपनी स्टार्ट करने का, तो कंपनी जब भी एग्जिस्टेंस में आएगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो उन प्रमोटर्स को उनके एक्सपेंसेस के लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो जब प्रमोटर्स को अगर कंपेंसेशन देना है तो वो क्या बोलते हैं कि हमको डिबेंचर्स दे दो। तो डिबेंचर देना है मतलब अपनी लाइबिलिटी हो गई, तो यहाँ पे तो डिबेंचर लिख देंगे टू डिबेंचर अकाउंट। क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पे मतलब डेबिट साइड में आप दो चीजें कर सकते हो कि इनकॉर्पोरेशन का खर्चा लगा, नंबर 1, या फिर आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने के खर्चे क्या हैं। ठीक है, तो या तो यहाँ पे लिख दो फॉर्मेशन, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, फॉर्मेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और उनको डिबेंचर्स दे दो। तो यहाँ पे जनरली डिबेंचर्स जो दिए जाते हैं इन लोगों को, वो फेस वैल्यू में ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज पॉइंट नंबर डी। अगर अंडर राइटर्स को आप पेमेंट करते हो, अगर अंडर राइटर्स को डिबेंचर्स दिए जाएं, अंडर राइटर्स कौन होता है? जो कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल करवाता है। जो पर्सन कंपनीज की सिक्योरिटी को सेल करवाएगा, वो पर्सन अपना कौन हो गया? अंडर राइटर हुआ। ठीक है,
तो अंडरराइटर को अपने क्या बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं, जो कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स को सेल करवाता है, यानी कि एजेंट हो गया। यानी कि एजेंट को क्या देते हैं, अपने कमीशन देते हैं। तो कमीशन अपना क्या हो गया, एक्सपेंस। तो उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो क्या करना है आपको, उस एक्सपेंस को डेबिट करना है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि इसको नाम देते हैं अपने अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू। किसको देना है, जो अंडरराइटर्स हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी अंडरराइटर हैं, जो नाम है उनके, वो नाम लिख सकते हो। तो अपने कॉमन दे देते हैं एक, दैट इज अंडरराइटर्स अकाउंट। ये अपना क्या है, ये अपना है एक्सपेंस। और ये कौन है, जिनको पैसे चुकाने हैं, मतलब कंपनी जिनको पैसे देगी, दैट इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया और अंडरराइटर एक्सपेंसेस को ड्यू कर दिया। ये तो होगी एक्सपेंसेस की। जब पेमेंट करने जाओगे अंडरराइटर्स को, जब पेमेंट करने जाओगे, तो रिसीवर को क्या करोगे, डेबिट करोगे। यानी कि अंडरराइटर्स को क्या करना है, डेबिट करना है। क्या दे रहे हो इनको, इनको दे रहे हैं भाई डिबेंचर्स। तो 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर को क्रेडिट कर दोगे। ये कब की बात है, जब उनको पेमेंट किया जाएगा तब। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उनको ईयर एंड में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंपनीज के केस में सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख के एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखेंगे, एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, कौन से एक्सपेंसेस थे, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस थे। तो अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर दिया ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया एकदम।